बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पर्वत प्रदेश में पावस पाठ 6 पाठ 5 है, पाठ 5 पद्य की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, जिसका कि मैंने एक अनुच्छेद आपको पढ़ा दिया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, ये वाला मैंने पढ़ा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसका मैंने काव्य सौंदर्य भी आपको बताया है। आज बारी है दूसरे की, तो मैं शुरू करती हूँ। अनुच्छेद मैं बोर्ड पर थोड़ा सा लिख देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा पढ़ा रहे हैं। गिरिका गौरव गाकर झरझर, यही वाला मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो शुरू करती हूँ। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरो नभ पर अन्वेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर आते समय इन्होंने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए पूरी प्रकृति को मनुष्य मान लिया है। और मनुष्य मानते हुए वो ये बोल रहे हैं कि पर्वत अपने रूप सौंदर्य को देखने के लिए चरण में पड़े हुए जो ताल है, जिसका स्वच्छ और निर्मल जल है, उसमें वो अपने महाकार को निहार रहा है, अपने विशाल आकार को देख रहा है। और कैसे देख रहा है? अपनी पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है। तो ये स्वरूप का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि एक दृश्य बना देते हैं कि जिसको कि पर्वत अपनी आँखों से सारी सुंदरता को देख रहा है। तो उसके आगे का वर्णन हो रहा है कि गिरिका गौरव गाकर झरने, जो झरने पर्वत से निकल करके उसकी यश गाथा गा रहे हैं, यानी कि जो झरने पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकले हुए हैं, उनसे एक सुंदर मधुर आवाज़ निकल रही है। और वो आवाज़ सिर्फ उसकी मधुरता या उसकी मिठास ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो झरने कुछ गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? प्रश्न ये उठता कि क्या गा रहे हैं। तो हर कोई देख रहा है कि उस पर्वत श्रृंखलाओं की विशालता, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कौन कर रहा है? जो झरने पहाड़ों से निकलकर धरती की ओर आ रहे हैं, उनमें एक मधुर आवाज़ गूंज रही है। और वो मधुर आवाज़ जो है इस तरह से गूंज रही है जैसे वो झरने जो हैं जैसे उन पहाड़ों की यश गाथा का गान कर रहे हैं। और वो यश गाथा कैसी है? इतनी लुभावनी और मनोहर है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो यश गाथा को गा रहे हैं। जिस यश गाथा को सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे मद नस जो है वो सारी शरीर में एक उत्तेजना भर जाती है, ऐसा सौंदर्य वर्णन किया गया है। और चूँकि झरने बहुत ऊंचाई से पहाड़ों पर गिर रहे हैं, तो उसका जो जल है वो पहाड़ों की चट्टानों से टकराते हुए नीचे की ओर गिर रहा है। और नीचे की ओर गिरते हुए उसकी बूंदें जो हैं पत्थरों से टकरा रही हैं और चारों ओर छिटक कर फैल रही हैं। वे बूंदें इतनी सुंदर प्रतीत होती हैं, इतनी पारदर्शी लगती हैं, इतनी सतरंगी लगती हैं कि जिसे देखकर ये लगता ही नहीं है कि वो जल की बूंदें हैं, बल्कि ये लगता है जैसे वो मोती की लड़ियाँ हों और किसी ने ऊपर से उसे नीचे फेंक दिया हो और वो बिखर गई हो चारों ओर वातावरण में, और उसका सौंदर्य जो है दिखाई पड़ रहा हो। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो कवि ने कहा कि ये झरनों का जो पानी है मोती की लड़ियों के समान
मोती की लड़ियों के समान नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिर करके उस जल में झाग है, सफेदी, जैसे दूध में झाग होता है उसी तरह उस जल में भी झाग जो है, तो झाग युक्त जो झरने हैं वो झरझर करके नीचे ऐसे बह रहे हैं, जैसे लग रहे हैं कि वो झरने नहीं हैं बल्कि किसी की यश गाथा गाने के लिए एक समूह गान हो रहा है, सब मिलकर गा रहे हैं। और वो यश गाथा किसकी गा रहे हैं? पहाड़ों की गा रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। तो कवि को लगता है कि यश गाथा गा रहे हैं, तो इस यश गाथा में का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा एक दो शब्द मुझे याद आ गए जिनको कि मैं सोच रही थी लिख दूँ आपके लिए। गिरि का मतलब तो जानते ही हैं, पहाड़ होता है। गौरव, गौरव का तात्पर्य हो गया महिमा या गरिमा भी कह सकते हैं, महिमा। और मद मतलब मतवालापन, मतवालापन या मस्ती कह सकते हैं, मतवाला रूप या मस्ती। उत्तेजित मतलब जोश, उत्तेजना मतलब जोश से भरना, उत्तेजित का मतलब है जोश से भरना। झाग कहते हैं फेन को, जो दूध में और जल में बहुत मथ देने के बाद फेन की तरह बन जाता है, सफेद एकदम, उसका वर्णन है। निर्झर झरने को कहते हैं, निर्झर झरने को कहते हैं झरना। और मतलब हृदय, और का मतलब हृदय। अनिमेष मतलब एकटक, एकटक। या अपलक कह सकते हैं, अनिमेष या अपलक। थोड़े से शब्द थे जिनको बताना मुझे अचानक लगा कि जरूरी है आपको बता दूं, तो इसीलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां आपको कोई कठिन शब्द आए उसको वहां लिख करके आप उसके अर्थ को पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मद में नस नस उत्तेजित कर, तो पहाड़ों से निकलने वाले जो झरने हैं वो झरने झरझर करते हुए बह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो झरनों की आवाज़ें नहीं हैं बल्कि पहाड़ों की यश गाथा का गान कर रहे हैं, उसके गौरव की, उसकी यश गाथा का गान कर रहे हैं। जो यश गाथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अंतर मन उत्तेजना से भर जाता है। यानी प्राकृतिक स्वरूप का जो वर्णन किया है कवि ने, वो प्राकृतिक स्वरूप इतना मन को लुभाने वाला है कि जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि झरने की आवाज़ें भी मन को मतवाला कर दे रही हैं, प्राकृतिक स्वरूप में चार चांद लगा दे रही हैं। और ऐसा लगता है कि वो झरने की बूंदें नहीं हैं, झरने का जल नहीं है, बल्कि वो मोती की लड़ियां हैं जो पानी का रूप लेकर के पहाड़ों से निकलकर धरती की ओर आ रही हैं, और उसकी बूंदें पहाड़ों की चट्टानों से टकरा कर, पहाड़ों की चट्टानों से, तो मोती जैसी चीज़ों को जब ऊंचाई से किसी कड़ी चीज़ पे फेंका जाता है तो वो बिखर जाती हैं, और बिखर करके क्या होता है वो चारों ओर फैलती हैं। तो बिखरने का रूप दिया है कि मोती की लड़ियों की तरह, जैसे मोती को, एक मुट्ठी मोती को लेकर के कहीं आप फर्श पर या किसी कड़ी चीज़ पे पटक दीजिए तो चारों ओर छितरा जाएगी। ठीक वैसे ही जब जल बहुत ऊंचाई से गिर करके पहाड़ों की चोटियों पर आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो छिटक गया हो चारों ओर, और उसका पारदर्शी स्वरूप, जो एक एक बूंद के भीतर जो पारदर्शी स्वरूप दिखाई पड़ता है
वो सतरंगा सा दिखाई पड़ता है। उस सतरंगे स्वरूप में ऐसा लगता है कि जैसे जो एक चमक है, एक ज्योति है, जो मन को अत्यधिक लुभावना लग रहा। यानी झरने का जो स्वरूप है वो झरना प्रतीत ही नहीं हो रहा, बल्कि ये लग रहा है कि जैसे उस पर एक मोती की लड़ियां मुट्ठी भर किसी ने फेंक दी और चारों ओर बिखर गई। तो ऐसा मन को लुभाने वाला प्रतीत हो रहा। तो कह रहे मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये झरने जो हैं झाग युक्त, फेन युक्त जल जो है वो धरती की ओर गिर रहा है, ऊंचाई से गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उसका जल कितना स्वच्छ और कितना निर्मल है और झाग युक्त है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण जल जो है बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और मधुर लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कितने सुंदर ढंग से प्राकृतिक दृश्य का एक दृश्य विधान बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आंखों से देखकर उसका वर्णन किया जा रहा है, जिसकी यशगाथा का गान जो है झरने कर रहे हैं। मोतियों की तरह पारदर्शी उसकी बूंदें दिखाई पड़ रही हैं और स्वच्छ जल जो है वो झाग युक्त होकर के बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। गिरिवर, गिरि का मतलब पर्वत, तो गिरिवर उर मतलब हृदय। तो गिरिवर के उर से यानी पहाड़ों के हृदय के से उठ उठकर, यानी पहाड़ों पर जो बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो वृक्ष है ही नहीं, पहाड़ों के हृदय से निकलने वाली उच्च ऊंची आकांक्षाएं। उच्च आकांक्षा, देखिए इसको मैं अलग कर दूं, उच्च आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। इसका होता है उच्च मतलब बड़ी, बड़ी या ऊंची, ऊंची या बड़ी कह सकते हैं। आकांक्षा व्यक्ति की इच्छा। तो जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हों। और इधर लिख दो, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने थोड़ा किनारे लिख दिया है। ऊंची ऊंची इच्छाएं, ऊंची ऊंची इच्छाएं। तो ऊंची इच्छाएं मतलब बड़ी इच्छाएं। तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ों पर बड़े बड़े वृक्ष निकले हैं, वो वृक्ष ऐसे लगते हैं कि वो वृक्ष ही नहीं है, बल्कि ये लगता है कि जैसे वो गेट नहीं डाले। तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के हृदय से निकलने वाली वो ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं, जो वृक्ष का रूप लेकर के इतनी ऊंची हैं। अब आपको बता दूं, पहाड़ों पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं सीधे लंबे, और बिल्कुल ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे वो आकाश की सतह को छू रहे हैं। दूर से आप देखिएगा तो जैसे आपको क्षितिज वाला स्थान दिखता है, जैसे लगता है कि धरती और आकाश एक हो गए हैं। ठीक वैसे ही जब आप दूर से देखेंगे तो पहाड़ों पर निकले वाले जो वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे कि वो आकाश की सतह को, ऊपरी सतह को छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर निकले वाले वृक्ष ऐसा लगता है कि वो आकाश मंडल को छू लेंगे। और वो कैसे हैं? वो मानवीकरण करके, मनुष्य मान के, पहाड़ को मनुष्य मानकर ये माना है कि उसके हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। व्यक्ति की ऊंची इच्छाएं बहुत ऊंचे उठने की होती हैं। तो वृक्ष को की ऊंचाई देख करके उन्होंने उसकी तुलना इच्छा से की है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं बहुत ऊंची होती हैं। उसका वर्णन करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर बैठ उगे हुए जो वृक्ष हैं, तरुवर, तरु कहते हैं वृक्ष, तरुवर कहते हैं वृक्ष को।
तरुवन कहते हैं वृक्ष को। तो जो वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू लेंगे। हैं झांक रहे नीरो नभ पर, और इतने ऊंचाई पर हैं कि वो आकाश मंडल को छू रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शांत आकाश को छू लेना चाहते हैं और उसको निहार रहे हैं। नीरो, शांत, तो नीरो मतलब शांत आकाश को जैसे वो है झांक रहे हैं नीरो नभ पर। नीरो नभ पर यानी शांत आकाश को वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी हृदय की, जैसे वो पहाड़ों के हृदय की इच्छाएं हैं और उससे उन्हें छू लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं। तो है झांक रहे हैं नीरो नभ पर, इतने ऊंचे उठे हैं कि जैसे शांत आकाश को वो देख रहे हो, निहार रहे हो। कैसे निहार रहे हो, कैसे देख रहे हो? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का मतलब होता अपलक, पलकें नहीं झुक रही। जब पलकें झपकती नहीं हैं तो उसको हम कहते हैं अनिमेष, यानी पलकें जो हैं बिल्कुल बंद ही नहीं हो रही हैं, बिल्कुल झुक नहीं रही हैं। तो अनिमेष बिल्कुल एकटक, अपलक और अटल, स्थिर स्थिर। लेकिन उनके देखने में ऐसा प्रतीत होता है, कवि को कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो वृक्ष नहीं है, पहाड़ों के हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं ने मानवीय रूप धारण करके आकाश मंडल को की शांति के बीच उन्हें वो झांक रहे हैं। लेकिन जब उन्हें झांक रहे हैं तो ऐसा लगता है कि, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इच्छाएं इतनी बलवती होकर शांत आकाश को चूमने के लिए, छूने के लिए झांक रही हों। झांकना शब्द जो है वो मनुष्य के लिए प्रयोग होता है, छूना शब्द जो है वो मनुष्य के लिए प्रयोग होता है। यानी कि पूरे ही अनुच्छेद को मनुष्य मान लिया है, पहाड़ों को पहाड़ न समझकर मनुष्य मान लिया है। लेकिन वो निहार रहा है पहाड़ों को, तो कैसे देख रहा है? जैसे वो अनिमेष, बिल्कुल एकटक देख रहा है, उसकी शांति के बीच उसे एकटक देख रहा है। अटल, अटल का मतलब स्थिर, अटल का मतलब स्थिर, यानी बिल्कुल स्थिर होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, अटल भाव से एकदम स्थिर होकर के निरंतर उसे झांक रहा हो, उसे देख रहा हो। लेकिन उसके देखने में एक चीज दिखाई देती है कवि को, कि लगता है कि वो इच्छाएं जो है झांकने वाले व्यक्ति के कुछ चिंता में है। पर कुछ चिंता लिखा है कि अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, लग रहा जैसे बड़े चिंतित होकर के उस आकाश मंडल को निहार रहा है, आकाश मंडल को देख रहा है। तो कवि ने इस बात का वर्णन किया है। अर्थात कहने का मतलब पूरे पर्वतीय क्षेत्र के स्वरूप को मनुष्य मानकर कवि ने ये माना है कि एक मनुष्य है जो, जिसके अंदर की इच्छाएं जो हैं वो वृक्ष की तरह ऊंची और विशाल हैं, जो शांत आकाश को छूने के लिए लालायित हैं, और उन्हें छूते हुए वो उन्हें उस आकाश को इस तरह से देख रहा है जैसे लग रहा है कि वो एकटक उसे निहार रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसे अपलक निहार रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते समय कवि ने उसके सौंदर्य को प्राकृतिक स्थान न मान करके मनुष्य मान लिया है और उसका वर्णन किया है। तो मैं इस शब्दार्थ को मिटा देती हूँ, फिर उसके काव्य सौंदर्य को आपको समझाऊंगी। तो मैं इस पूरे शब्दार्थ को मिटा देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका आपको, मैंने पहले भी कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो मैं, या आप अपनी पुस्तक पर बाईं तरफ लिख लिया करिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। हालांकि ये पुनरावृत्ति सेशन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी होंगी। तो मैं इसके काव्य सौंदर्य को बोर्ड पर लिखती हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। सबसे पहले
काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का तात्पर्य होता है कि उस पद को लिखते समय आपने उसमें कौन कौन सी खास बात देखी। तो सबसे पहले जो है वो है कि जो चित्रात्मक शैली में प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। दूसरा हो सकता है कि एक वर्षा ऋतु में पहाड़ों के सौंदर्य को दिखाने का प्रयास कवि कर रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कवि ने पहाड़ों तथा झरनों का मानवीकरण करके दिखाया है। फिर उसके बाद झरनों की आवाजों को यशगाथा गाने, झरनों की आवाजों को यशगाथा पर्वतों की सेंटेंस थोड़ा उल्टा हो गया है, फिर से लिखते हैं। पर्वतों की विशालता का वर्णन झरनों की आवाजों द्वारा दिखाया गया है। भाषा तत्सम युक्त प्रभावी रूप में व्यक्त है। गिरिका गौरव में
गिर का गौरव में झरते हैं झाग, झरते हैं झाग में अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।